गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म का जो लास्ट हिस्सा रह गया अब उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि एक फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसमें दो या दो से अधिक टायर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, है ना। हमने दोनों टायर ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस कर लिया जो हमारे देश में है, जो कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है और कैसे वो आपस में इंटरेक्शन, उनका रिलेशन क्या है। लेकिन इंडिया ऐसा विशाल देश जो है वो मात्र इस 2 टायर से काम कर सके अच्छे से, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, अगर हम अपने देश के अलग अलग राज्यों को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे राज्य जो हैं वो अपने में एक देश के बराबर हैं। अगर हम आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से दोनों से देखें, कंपेयर करें, तो हर राज्य एक देश बराबर है हमारा। जैसे उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो 20 करोड़ है। अगर उत्तर प्रदेश एक इंडिपेंडेंट देश होता तो हम लोग टॉप 6 मोस्ट पॉपुलस कंट्री में ज़रूर होते, है ना। उसी प्रकार से और साइज़ के हिसाब से पॉपुलेशन में हम रशिया के बराबर हैं, ब्राज़ील के बराबर हैं। ब्राज़ील जो है वो इंडिया से 2 या 3 गुना बड़ा है, लेकिन उसकी आबादी जो है वो हम अकेले उत्तर प्रदेश से कंपेयर करें तो हम उत्तर प्रदेश की आबादी ब्राज़ील की आबादी से अधिक है। तो और साथ में अगर देखा जाए तो दूसरा चीज़ ये भी है कि हर राज्य जो है वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको एक ही प्रकार के लोग मिलेंगे, है ना। राज्य के अंदर भी बहुत सारी विविधता है, डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। तो इसी कारण हम जो पावर शेयरिंग है उसको राज्य के अंदर भी लाने की आवश्यकता जो है हमारे फाउंडिंग फादर्स ने महसूस की थी। स्पेशली गांधी जी ने पंचायती राज गवर्नमेंट या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो ये नियम है आज के समय में, अगर इसकी ये जो विजन जो था ये बेसिकली महात्मा गांधी जी का ही था। तो जब हम पावर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? जब व्हेन वी टेक अवे पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिव इट टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है आपका। डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे जो मुख्य आइडिया है वो ये है कि लोकल लेवल में हम जानते हैं कि क्या होता है कि लोकल लेवल की जो समस्या है वो लखनऊ में बैठा हुआ मुख्यमंत्री नहीं जान सकता। अगर मेरे गांव में बिजली नहीं आ रही है, खंभा उखड़ गया है ना, रोड जो है एक जगह से बहुत ही ज़्यादा नष्ट हो गया है, तो क्या मुख्यमंत्री को पता होगा ये बात हमारे गांव में क्या परिस्थिति है? हमारे गांव जैसे लाखों गांव और भी हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि ये सारी जो मूलभूत समस्याएं होती हैं लोगों की, छोटे जगहों पे एक एक कोने के राज्य के एक एक कोने पे सुविधा पहुंचाई जा सके, ये किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसी भाव को लेके जो हमारे लॉ मेकर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि ये चीज़ तभी संभव है अगर लोकल लेवल में भी लोगों के पास पावर हो कि वो अपनी इन समस्याओं का निवारण खुद ही स्वयं कर पाएँ। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा करने के लिए पावर उनके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट का जो मशीनरी है वो उनके पास होना चाहिए, है कि नहीं। प्लानिंग, अगर मान लीजिए रोड नहीं है तो रोड का टेंडर निकले और वहीं गांव में ही जो लीडरशिप है वो डिसाइड करे कि यहाँ पे अब रोड की आवश्यकता है तो रोड का टेंडर निकाल के रोड बनवा दिया जाए। खंबा नहीं है तो खंबे का टेंडर निकाल के बनवा दिया जाए, है ना। जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसको लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर दिया जाए। इस टाइप का सिस्टम बनाने के लिए हमारे लीडर्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रूल जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे देश में। ठीक है, और साथ में इसका ये भी फ़ायदा होगा कि जो डिसीजन मेकिंग का पावर है जो कि एक डेमोक्रेसी में लोगों के पास होना चाहिए वो लोगों को दे दिया जाएगा, वो लोगों को मिल जाएगा, है ना। अब हर व्यक्ति जो है वो अपने समाज, अपने सोसाइटी, अपने लोकेलिटी के भविष्य के लिए निर्णय ले सकता है। तो ये
ये भी एक बेनिफिट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोकल गवर्नेंस के साथ ही मतलब के कारण हम लोग जो डेमोक्रेसी की जो एकदम मूलभूत इम्पॉर्टेंस होती है वो कि सेल्फ रूल है ना, या सेल्फ गवर्नेंस जो होता है वो हम इसके जरिए लोगों तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो आवश्यकता है वो हमारे संविधान ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, और काफ़ी सारे संविधान बनाने के बाद ऐसे भी कदम उठाए गए थे जिसके जरिए हम पावर जो है उसको डिसेंट्रलाइज कर पाएँ, विलेजेस में और टाउन्स में ये लोगों तक ये अधिकार उनको दे पाएँ। तो इसी के लिए पंचायत, विलेज और म्यूनसिपैलिटी जो है अर्बन एरिया में सेटअप किए गए हैं, है ना। और ये क्या होते थे कि पहले राज्य के द्वारा डायरेक्टली राज्य सरकारें जो है इनका चुनाव करवाती थी। ठीक है, तो राज्य सरकार के मतलब जिसका भी गवर्नमेंट होगा वो डिसाइड कर सकता था कि कब इलेक्शन होना है, किस प्रकार का इलेक्शन होना है ना। और जो पुलिस और स्टेट मशीनरी होती थी इलेक्शन करवाने वाली, वो रूलिंग गवर्नमेंट की होती, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती थी। तो इसके कारण क्या होता था कि इलेक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट के रेगुलरली नहीं हो पाते थे, और लोकल गवर्नमेंट के पास कोई अपने रिसोर्सेस नहीं थे उनके पास खुद के, तो कोई अधिक पावर नहीं था उन लोगों के पास जो इस प्रकार के चुनाव जब होते थे तब उन्हें मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं पाता था। 1992 में इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड करके एक थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब और इस संवैधानिक संशोधन के बाद, अमेंडमेंट के बाद अब क्या है, अब क्या चीज़ें हो रही हैं ये हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, अब हो गया है कि ये संवैधानिक तौर पे मैंडेटरी है, इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलरली जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके चुनाव करवाए जाएं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सीट जो है वो रिज़र्व किया गया है लोकल बॉडी में, और एग्जीक्यूटिव हेड्स जो हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे बैकवर्ड कास्ट के लिए यहाँ पे अब क्या है, अब रिज़र्व सीट्स होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी रिज़र्व सीट है। 50% जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं उसमें रिजर्वेशन है। तो सॉरी 30% रिजर्वेशन है। ठीक है, तो ऑल एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, 1/3 मात्रा जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया जिसको राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, और इसी बॉडी का काम है कि वो अलग अलग क्षेत्रों में म्यूनसिपल और पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसको इंडिपेंडेंट तरीके से, है ना, करवाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये इसका रिक्वायरमेंट है कि वो पावर शेयर करे और रेवेन्यू शेयर करे। जो टैक्स कलेक्शन होता है वो लोकल बॉडीज़ के साथ शेयर करे, और ये जो नेचर है शेयर करने का वो राज्यों में अलग है। ठीक है, साथ में रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है उसको हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं, और हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में या फिर एक ग्रुप ऑफ विलेजेस में किसी राज्य में ग्राम पंचायत जो है वो रन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ये एक बेसिकली एक काउंसिल है जिसमें काफ़ी सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको पंच कहा जाता है, या प्रेसिडेंट कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है, सेक्रेटरी कहा जाता है ना। और ये जो है डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं एडल्ट पॉपुलेशंस के द्वारा, मतलब जो भी 18 वर्ष के ऊपर है और वोट देने का अधिकारी है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ स्टेट है, वो चुनाव में पार्ट ले सकता है, खुद भी खड़ा हो सकता है चुनाव के लिए और वोटिंग भी कर सकता है। और ये जो बॉडी है पंचायत की या म्यूनसिपैलिटीज़ की, ये आपके गांव के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, और म्यूनसिपैलिटी जो है वो टाउन्स के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। ठीक है, और ये पंचायत जो है वो ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करता है। जितने भी वोटर होते हैं ग्राम के वो इसके मेंबर होते हैं।
और कम से कम 2 या 3 बार मीटिंग इनको करनी होती है, जिसमें इनका एनुअल बजट जो है वो अप्रूव होता है ग्राम पंचायत के द्वारा, और अपना जो परफॉर्मेंस होता है उसका रिव्यू होता है। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है ये जिले लेवल पे पहुंचती है। कुछ ग्राम जो है उसको मिला के हम लोग पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल कहते हैं। तो जो मेंबर्स हैं इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के, ये डायरेक्टली चुने हुए जाते हैं पंचायत मेंबर्स के द्वारा अलग अलग एरिया के। तो जितने भी पंचायत समिति या मंडल हैं एक ज़िले के अंदर, उनको जब मिला दिया जाता है तो वो जिला परिषद कहलाता है। ठीक है, तो ये जो जिला परिषद के मेंबर होते हैं ये भी इलेक्ट किए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। ठीक है, तो ज़िला परिषद के मेंबर्स में आपके एमएलए, एमपी और जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस हो गया, सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का ऑफिस हो गया, ये सारे भी जो है पदाधिकारी जो होते हैं ये भी इस बॉडी के मेंबर्स होते हैं। ज़िला परिषद के जो चेयरमैन हैं वो पॉलिटिकल हेड होते हैं ज़िला परिषद के। ठीक है, चेयरमैन जो है वो भी इलेक्टेड पोजीशन है। उसी प्रकार से लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो अर्बन एरिया में हम देखते हैं, जिनको म्यूनसिपैलिटीज़ कहते हैं, टाउन्स में, बड़े शहर में जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। तो म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये एक प्रकार के इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, जिसमें चुने हुए लोग जो हैं वो बैठते हैं, है ना, इलेक्टेड लोग बैठते हैं। म्यूनसिपल चेयरमैन जो है वो म्यूनसिपैलिटी का हेड होता है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड है उसको हम लोग मेयर कहते हैं। तो ये जो है नया सिस्टम है हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट का, जो कि सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट अगर देखा जाए पूरे दुनिया में, पॉपुलेशन के हिसाब से इतना बड़ा पॉलिटिकल एक्सरसाइज जो है वो और कहीं भी नहीं होता है। आज के समय में अगर हम देखें तो 36 लाख लोग जो हैं वो अलग अलग इलेक्टेड बॉडीज़ के मेंबर हैं, पंचायत हो या म्यूनसिपैलिटी हो। 36 लाख मेंबर्स हैं जो चुन के जनता की सेवा कर रहे हैं। तो 36 लाख जो है, अगर हम देखें, कई सारे इतने छोटे कंट्रीज़ हैं जिनकी आबादी इतनी नहीं है जितने हमारे यहाँ पे इलेक्टेड लीडर्स हैं। इट ऑल्सो हैज़ इंक्रीज। अच्छा, और साथ में 1/3 क्योंकि रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, और उसी में दलित और बाकी जो पिछड़े वर्ग है उनका भी रिप्रेजेंटेशन है। तो एक बहुत ही बड़ा संख्या जो है, जो हमारे देश में रिप्रेस्ड क्लास थे, उनको भी पब्लिक सर्विस और पावर शेयरिंग का अनुभव मिल रहा है, और वो भी अलग अलग चीज़ों में अपना प्रदर्शन, अपना वर्क कर रहे हैं। और साथ ही में इन सिस्टम्स के कारण हम देखते हैं कि कुछ दिक्कतें और प्रॉब्लम्स भी हम फेस करते हैं, जैसे कि इलेक्शन तो भले ही रेगुलरली होता है और सब लोग उसमें सम्मिलित भी होते हैं, लेकिन उतनी पारदर्शिता नहीं रह जाती है। जो म्यूनसिपैलिटीज़ हुए या पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो लोगों के साथ उतनी पारदर्शिता से काम नहीं करते, और उतने ज़्यादा मीटिंग्स भी नहीं करवाए जाते हैं रेगुलर इंटरवल्स में। साथ ही में अधिकतर राज्य सरकारें जो हैं वो पावर लोकल बॉडीज़ को उतना देना भी नहीं चाहती हैं, तो वो लोकल गवर्नमेंट जो है उनके पास कुछ अधिक पावर भी नहीं होता है, ना उनके पास अधिक रिसोर्सेस होता है। सो अभी भी हम लोग एक बहुत ही लंबा यात्रा ट्रैवल करना है हम लोग को, जब हम लोग एज अ बेटर डेमोक्रेसी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर आज इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है, फेडरलिज्म। आप लोग एक्सरसाइज अटेम्प्ट करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि हम लोग जो है अपना जो ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं इसको अपग्रेड करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, ताकि आप लोग को और ज़्यादा बेटर कोऑर्डिनेटेड कंटेंट मिले, है ना। और आप लोग घर में रह के भी अपना जो पढ़ाई है उसमें पिछड़े ना। ठीक है, आप लोग जनरली बहुत सारे जो कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे बायजूस हुए एक्सेट्रा, इन सब लोगों को के वीडियोस को भी आप देखते होंगे। ऑफ कोर्स देखिए, बायजूस हुए या फिर जो दूसरे आपके वेदांतु और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के जो वीडियोस हैं, बेसिकली ये लोग एक कॉरपोरेट बॉडी हैं
और इनके पास एक पूरा टीम है जो अलग अलग कंटेंट जो है वो डिज़ाइन करती है, और जो ग्राफिक इंटरफेस है वो सब चीज़ें बनाती है, तो वो ज़्यादा रोचक आपके सामने इन चीज़ों को प्रदर्शित कर पाते हैं। जबकि हम लोग एज ए स्कूल इस प्रकार के टीचिंग के लिए इक्विप्ड नहीं है ना, उतने टेक्नोलॉजिकली रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है उस समय कि हम लोग भी उस लेवल का कंटेंट बना पाएँ, राइट। लेकिन एज ए स्कूल हम लोग जो है वो ये चीज़ कर रहे हैं कि आप लोग को हमारे साथ कनेक्ट रखा जाए, और जो प्रोग्रेस है आपका कोर्स का वो चलता रहे, है ना। इंडिपेंडेंटली करना एक चीज़ है, लेकिन एक सिस्टम का पार्ट बन के करना वो एक अलग चीज़ हो जाता है। तो हम लोग भी अपना हमारा स्कूल जो है वो जनरली एक ऐसा स्कूल है जो हमेशा प्रोग्रेस के बारे में सोचता रहता है और नई चीज़ों के करने के बारे में सोचता रहता है। तो आप लोगों को जो भी है बेटर कंटेंट हमेशा मिलते रहेगा, राइट। और साथ ही में मैं चाहता हूँ कि देखिए आप लोग, अभी देख रहा हूँ मैं कि हम लोग के वीडियो जो हैं वो व्यूज़ आप लोग कितने 8-10 लोग ही देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे जो भी बच्चा आता है स्कूल में कोई काम से, मैं पूछता हूँ कि आप देख रहे हो या नहीं, हाँ सर देख रहे हैं। सो डू नॉट लाई टू योर सेल्फ। नहीं देख रहे हैं तो जस्ट से दैट यू आर नॉट वॉचिंग, है ना। वाई यू आर नॉट वॉचिंग, यू शुड ऑल्सो आस्क योर सेल्फ दैट कि मैं अगर ये वीडियो, ये स्कूल का जो करिकुलम है इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ तो क्या कारण है मेरा, क्यों मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, क्या रीज़न है मेरी दूसरे जगह। क्या मैं सही से, जब अगर मैं वेदांतु या दूसरे बायजूस के कोर्स को फॉलो कर रहा हूँ तो क्या उससे मेरा जो रेगुलर शेड्यूल होना चाहिए वो मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीज़ रेगुलर शेड्यूल मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जो है मान लीजिए आपका एक सिलेबस है, 1 साल का वो प्रक्रिया है, जब आप धीरे धीरे करके सारा चीज़ जो है पढ़ लेते हैं, उसको लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं और हम एग्ज़ाम देते हैं उसको लेके कि हमने कितना अभी तक सीखा, कितना हमने अपने अंदर ये नॉलेज को डाल पाए हैं, राइट। तो आप लोग दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो करिए। मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ आप लोग को कि जितना भी नॉलेज जहाँ से भी मिले उसको लेना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये है कि आप नॉलेज लें, लेकिन शेड्यूल और रूटीन्स को कभी ना भूलें, ठीक है। बिना रूटीन के कोई भी आपको दिशा नहीं मिल सकती, है ना। जब तक आप रेगुलरली एक चीज़ कंटिन्यूसली नहीं कर रहे हैं रोज़, तब तक सक्सेस पाना मुश्किल है, ठीक है। तब तक आप एक बेटर स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे, ठीक है। भले आप क्रिटिसाइज़ करें कि हमारे स्कूल के वीडियो जो हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं, ये कमी है वो कमी है, बट कमी अगर कुछ है तो वो है प्रॉपर रूटीन ना बनाने की कमी, ठीक है। आप नॉलेज के लिए आपको जहाँ से भी जो भी रिसोर्सेज चाहिए आप मुझे भी बोल सकते हैं, मैं भी आप लोग को प्रोवाइड कर सकता हूँ हर वो रिसोर्स जो अवेलेबल है ना। लेकिन ये है कि आपका खुद का डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं करूँगा, है ना, मैं पढ़ूँगा। जब तक ये डेडिकेशन नहीं है तो फिर आप यही है कि 2 दिन हम बायजूस देख लिए, फिर 1 दिन हम वेदांतु देख लिए और सोचे वाह अब तो बहुत पढ़ लिया हमने, है ना, हमको सब आ गया। जो लिखने को दे दें तो वहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक बढ़िया स्टूडेंट बनना है, एक स्टूडेंट बनने के बाद एक अच्छा लाइफ जीना है, अच्छा वर्क करना है, तो आपके अंदर ये डेडिकेशन जो है ये ज़रूर होना चाहिए, तभी आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस मिल पाएगी। नहीं तो फिर आपका लाइफ जो है वो एक कन्फ्यूज लाइफ रह जाता है उसके कारण, है ना। कि आज हम इस दिशा में देख रहे हैं, कल उस दिशा में देखने लगे, परसों उस दिशा में देखने लगे, तो उससे रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता, आप गोल गोल ही घूमते रह जाते हैं, है ना। आगे बढ़ने के लिए सीधा एक दिशा में चलना पड़ता है, तो वो एक दिशा जो है वो स्कूल होता है, वो इंस्टीट्यूशन होता है। आप भले ही दूसरे जगह के रिसोर्सेज को देखें, लेकिन एक बार आप स्क्रॉल डाउन वीडियोस को खोलें और देखें कि टीचर्स ने क्या क्या चीज़ें अभी तक कवर की हैं, उसको फॉलो ज़रूर करें, है ना। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। भले आप उतने अच्छे से ना देखें, ठीक है, आपको लगता है कि इससे बेटर मैं कहीं और से भी देख सकता हूँ, बिल्कुल देखिए, इसको भी देखिए क्या कवर हुआ है, क्या बोला गया है, क्या बातें की गई हैं। उसके बाद आप बिल्कुल अच्छे जगह दूसरे जगहों से आप देखिए और ज़्यादा। मैं तो देखिए
एक लाइफ स्किल होती है, मैं खुद भी इसका पालन करता हूँ कि वन मस्ट हैव द एबिलिटी, एक व्यक्ति में एबिलिटी होना चाहिए कि अलग अलग थॉट प्रोसेस को वो एक्सेप्ट कर पाए, है ना। हमारा सिर्फ एक थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता, मैं 4 प्रकार की विचारधारा अपने अंदर रख सकता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मेरा मेंटल कैपेसिटी एक्सपैंड होता है कि नहीं। मैं आपका बात भी समझ सकता हूँ, मैं दूसरे व्यक्ति का बात भी समझ सकता हूँ, मैं अपने बात के लिए ही, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसी पे ही बोलूँ सही है, बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू गलत हैं, ऐसा मैं कभी भी नहीं मानता, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके पोजीशन से वो बात सही हो सकती है, राइट। तो ये चीज़ जो है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अपने आप को एक्सपैंड करिए, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए, उनके वीडियोस देखिए, वो क्या कह रहे हैं सुनिए, बहुत ही अच्छी बात है ये, है ना। और लेकिन कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए, रेगुलर रूटीन में बरकरार रहिए और स्कूल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। मैं आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ स्कूल टाइम में इन पर्सन, आप जानते हैं कि नहीं, जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इतना सहूलियत नहीं मिल सकता है कि हम लोग आपको, आपने एक बार बोला, हम लोग बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को आप अपना रिकमेंडेशन देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन हम लोग को फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, यू आर द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, है कि नहीं। तो हम लोग जो हैं वो एज ए स्कूल वो तड़क भड़क भरे वीडियोस, बहुत ही ग्राफिकल ओरिएंटेड या डिज़ाइनर ओरिएंटेड वीडियोस भले नहीं बना रहे हों, लेकिन वी आर इन द बेस्ट पोजीशन टू हेल्प यू गाइस डू व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। तो इस विचारधारा से आप लोग स्कूल के एजुकेशन सिस्टम से जुड़े रहें और रेगुलरली विजिट करें, पढ़ाई करें, एग्ज़ाम्स दें, टेस्ट दें। मोस्ट प्रोबेबली 15 सितंबर के बाद से हम लोग सोच रहे हैं कि वीकली टेस्ट जो है उसको कंडक्ट किया जाएगा, और ताकि आप लोग अपना जो लर्निंग है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से टेस्ट कर पाएँ। अगर आप लोग दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के वीडियोस देखते हैं, बिल्कुल देखिए, आई टोटली सपोर्ट यू। हम लोग जो है आपको एक लय में लेके आते हैं बाय कंडक्टिंग वीकली टेस्ट, ताकि आपने जो हफ्ते भर में जो सीखा है यू कैन टेस्ट योर सेल्फ एंड नो हाउ मच यू हैव लर्न, ठीक है। सो वी आर देयर टू सपोर्ट यू get better marks, but the end responsibility lies on you guys to perform better and do your best and study consistently, have a good routine. I hope that whatever I am saying, you guys also do something about it, and so that all of you, I don't want, मैं बोल रहा हूँ कि all of you, right, सिर्फ वो 10 बच्चे या 15 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, सिर्फ उनके लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं हर बच्चे के लिए ये बात कह रहा हूँ कि तुमको एक्सेल करना है और हम लोग तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मेरे साथ इंटरेक्शन करिए, हम लोग आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट तो आप ही का हो सकता है। बिना आपके कमिटमेंट के आपको अगर दुनिया का बेस्ट टीचर भी मैं ले आके दे दूँ, देन ऑल्सो देयर वुड बी नो बेनिफिट टू यू, है कि नहीं। क्योंकि ग्रोथ जो है वो अपने लिए आप खुद कर सकते हैं, वो कोई भी बिल गेट्स जैसा टीचर अगर आपको कंप्यूटर पढ़ाए तब भी आप कंप्यूटर नहीं सीख पाएंगे अगर आप खुद से एफर्ट नहीं करेंगे तो, ठीक है ना। तो कहने का बात यही है कि डू नॉट टेक दीज ऑनलाइन क्लासेस इन अ नेगेटिव वे, कि हमारे स्कूल का जो वीडियो है वो उतना तड़क भड़क डिज़ाइनर ग्राफिक ओरिएंटेड नहीं है, इसीलिए हम नहीं देख रहे हैं। इट डजेंट मैटर ग्राफिक ओरिएंटेड हो या नहीं हो, व्हाट मैटर्स इज दैट आप लोग को, हम लोग जो है वो, आप लोग को अपना एफर्ट की आवश्यकता है, राइट। ये आवश्यकता आप लोग करिए, बाकी वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। सितंबर आ गया है, अब आप लोग के पास बहुत ही कम समय रह गया है बोर्ड के लिए। हम एज ए स्कूल चाहते हैं कि भाई आप लोग कम से कम 90% वाले सारे स्टूडेंट रहें। क्लास 10 का बोर्ड सबसे इजी बोर्ड्स में से एक होता है हमारे लाइफ का, ठीक है। सोचिए क्लास 10 की पढ़ाई क्या है, कुछ भी नहीं है ना। अगर आप बस ठान लें कि क्या है 90% लाना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं आराम से ले आ सकता हूँ, तो आपका 90% आएगा। आपको बस अपना रूटीन मेंटेन करना है, ठीक है। सो आई होप दैट मेरी इन सब बातों का आप थोड़ा सा कुछ समझने का कोशिश करेंगे और
रूटीन जो है अपना उसको कंसिस्टेंट बनाने की भी कवायद करेंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए, ये बात मेरी है।